शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारे आज की क्लास की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है और उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है और उन्होंने सेमेस्टर 2 ज्वाइन किया हुआ है अभी, उनका स्वागत है हमारे बीच में। 2 की हूँ मैं। अच्छा, 2 ही की हैं, जी ठीक सर। है। सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है, इंग्लिश की हैं और जो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है क्लास में लखनऊ से। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। और इसके अतिरिक्त उन सभी का स्वागत है जो अभी ज्वाइन करेंगे क्लास को, और इसके अलावा जो वीडियो को सुनेंगे आगे भविष्य में, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति का दर्जा प्राप्त हुआ है। खेमकर सर का एक सपना था, उनका एक मोटो भी था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सेमेस्टर 2 में ट्रीटाइज 7 है और सेमेस्टर 2 और 1 आधार भूमि है पूरे एक्यूप्रेशर विधा की। अगर चाइनीज एक्यूप्रेशर विधा की कहें तो आधार भूमि है ये किताबें। ट्रीटाइज 1 कभी समाप्त नहीं होती है, ट्रीटाइज 2 भी कभी समाप्त नहीं होती है और ट्रीटाइज 7 भी कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि यही अगर हम लोग 1 के बाद 2 के बाद 7 के बाद आपको 16 पढ़ना चाहिए, ये क्रम है। और उसके बाद फिर 3, 4, 5, फिर आप आगे 6, इसके बाद और
तमाम किताबें आएंगी, लेकिन क्रम यही है, इसी क्रम से किताबें ट्रीटाइज पढ़नी चाहिए। तो हम लोग ट्रीटाइज 7 में डायग्नोसिस पर चर्चा कर रहे थे। अभी ये 4 लेक्चर उसके हो चुके हैं। 3 हमारे नीतू मैडम ने लिया था, नीतू जैन मैडम ने, उन्होंने 3 क्लास लिए थे। अब सुधा मैडम जो है इसको चौथे, आज 5वां इस पर शुरू करेंगी वो। तो मैं उनका स्वागत पुनः कर रहा हूँ और उनको क्लास के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं तब तक शेयर कर दे रहा हूँ। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का नमन करते हुए सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। साथियों, आज चौथा दिन है हमारे डायग्नोसिस चैप्टर का, जिसमें कि अभी तक हमने शुरुआत से लेकर अभी तक डायरिया तक की पढ़ाई कर ली है। डायरिया तक के प्रोटोकॉल्स को हमने जान लिया है। डायग्नोसिस एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि अगर हमें सही ढंग से डायग्नोसिस अगर नहीं पता है, चाहे हमें प्रोटोकॉल, चाहे सारे पॉइंट्स के बारे में पता है ही क्यों ना हो, लेकिन अगर सही ढंग से हम डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, डायग्नोसिस नहीं करेंगे, तो इन ये पॉइंट्स या तो बुक में रह जाए या हमें याद रहे, इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सर ने जैसे बताया, सही में ट्रीटाइज 7 हमारे इस थेरेपी के लिए बहुत ही जरूरी किताब है। और इसमें भी यह चैप्टर डायग्नोसिस, जो हमें हर एक तरह के, हर एक बॉडी टाइप से लेकर, हर एक ऑर्गन से लेकर, हर एक सिम्टम, हर एक चीज के बारे में इसमें हमें बताया गया है। तो इसी क्रम में आज हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 131, यूरिन। इसमें ये हमें बताया गया है कि इन यूरिसिस, नींद में पेशाब का निकल जाना, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी में भी अगर ये प्रॉब्लम है कि उसकी नींद में ही पेशाब उसे निकल जाती हो, या इसके अलावा इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, पेशाब को वह रोक नहीं पाता हो, इन दोनों कंडीशन में उसमें हम समझेंगे, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग समझेंगे कि उसमें किडनी डिफिशियंसी है। और किडनी डिफिशियंसी के केस में उसको हम जो ट्रीटमेंट देंगे, प्रोटोकॉल देंगे, वह है K3, CV4, UB23, UB47 और गवर्निंग वेसल 4। इन सभी पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब मूत्राशय में रुक जाना। हम जानते हैं कहीं भी, किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में किसी भी चीज का रुक जाना अपने आप में डिजीज का कारण होता है। तो इसमें है कि जब स्टेग्नेशन या रिटेंशन ऑफ यूरिन अगर हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो हम पॉइंट देंगे वह UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी यह काम आता है। और इसमें प्रोटोकॉल होता है SP6, SP9, UB22, UB28, UB63, UB66 और CV3। इन सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। और अगर किसी पेशेंट में पेशाब रुक जाता है, तो हमारे पास एक पॉइंट है किडनी का 1, K1 पॉइंट को हम इमरजेंसी के केस में उसको दबा देंगे, या वहाँ पर कुछ किसी पत्थर या किसी प्रेशर डालने वाली या राजमा के दाने को भी लगा देंगे, प्रेशर डालेंगे, तो ऐसे में भी उसको इंस्टेंट, कुछ देर के लिए, लेकिन उसको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, पेशाब करने में अगर तकलीफ होती है, तो ऐसे में हम समझेंगे कि उसमें ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर हो गया है। ह्यूमिड हीट जो अभी हमने देखा था, या किडनी इन डिफिशियंसी, किडनी या जवान में अगर पेशाब करने में तकलीफ होती है, तो समझेंगे कि हम ह्यूमिड हीट इन यूवी है। और अगर यह बूढ़े लोगों में होता है, तो हम समझेंगे किडनी इन डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। धीरे धीरे एज के कारण उनमें किडनी इन की डिफिशियंसी हो रही है, और ऐसे में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो बूढ़े लोगों में किडनी इन डिफिशियंसी के कारण पेशाब करने में तकलीफ होती है, और जवान लोगों में ह्यूमिड हीट इन यूवी के कारण होता है। तो इसमें हम उपचार देंगे, किडनी इन डिफिशियंसी के लिए देंगे। अभी तक जो हम देखते आए हैं हमारे 2-3-4 क्लास में इससे पहले हुआ है, वही किडनी इन डिफिशियंसी का पॉइंट है K3, K6, K9, K10, SP6, CV1 एंड CV4। ये सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। और इसके बाद ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर या UTI इन्फेक्शन, जो अभी जस्ट मैंने कहा था। यस मैम। अगर ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर के केस में हम UTI इन्फेक्शन वाला प्रोटोकॉल देंगे, और इस सारे पॉइंट को SP6, 9, CV3, UB22, 28, 63, 66 को सेडेट करेंगे। ह्यूमिड हीट में आप लोग समझ रहे हैं ना, ये इन्फेक्शन है। ह्यूमिड हीट में कोई इन्फेक्शन है। ह्यूमिड हीट माने इन्फेक्शन, ह्यूमिड हीट का और हीट भी है।
तो दोनों में मतलब इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन में हमेशा एनर्जी बढ़ी होगी। कैसे बढ़ी होगी? क्योंकि यहाँ बाहर से कोई बैक्टीरिया आएगा, कोई चीज आएगी, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगी, उससे हमारे हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो सक्रिय होगा, और जब सक्रिय होगा तो एक जगह कई लोग इकट्ठा हो जाएंगे, नेचुरली कहीं ना कहीं आपको एनर्जी बढ़ी हुई, यही एनर्जी बढ़ने का तरीका है, तो ये एनर्जी बढ़ी होती है, ठीक है। इसलिए ह्यूमिडिटी यूवी या यूटीआई के इन्फेक्शन के केस में हम जब प्रोटोकॉल देते हैं तो उसको सेडेट करते हैं। फिर वेरी फ्रिक्वेंट एंड कॉपियस यूरिनेशन, बार बार और ज़्यादा मात्रा में पेशाब का निकलना, तो ऐसे केस में हम समझेंगे किडनी डिफिशियंसी की प्रॉब्लम है, और उसमें जो प्रोटोकॉल अभी हमने ऊपर में देखा था, सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। इसके बाद है सेकेंड नंबर पर है फ्रिक्वेंट एंड स्कैंटी यूरिनेशन, बार बार तो हो रहा है लेकिन पेशाब बहुत कम मात्रा में हो रही है। जनरली ये बूढ़े लोगों में ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम होता है, तो फिर उसको हम इसी से जोड़ेंगे, किडनी की डिफिशियंसी ऑफ किडनी की, इसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। और इसमें जो प्रोटोकॉल हमने दिया था K3, CV4, UB23, UB47, GB4, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये वाली जो है याद कर लीजिए, कितने पॉइंट है कुल मिला के? 5 पॉइंट है ना। यस सर। और 3 पॉइंट एक धरातल पर है, कौन? UB23, UB47 और GB4 एक ही प्लेटफॉर्म पर है। एक मतलब प्लेटफॉर्म में एक धरातल जरूर कहिए, हॉरिजॉन्टल अगर रखे जाए, 23, 47 बगल में, GB4, तो तीनों एक साथ है। गवर्निंग वेसल बिल्कुल बीचों बीच आएगी, और UB23, 47 उसके बगल बगल आएंगे। और 2 पॉइंट है, किडनी 3 माने किडनी की एनर्जी, CV4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? 5 पॉइंट क्यों है, बस इनको बिल्कुल याद कर लीजिए, कुछ नहीं। बस 3 है, UB23, 47 एक ही प्लेटफॉर्म पर है, GB4 एक प्लेटफॉर्म पर है, 3 एक साथ हो गए, K3 और CV4, बस ऐसे ऐसे याद करिए जी। नेक्स्ट है हमारे पास पेन बिफोर यूरिनेशन, पेशाब करने से पहले दर्द होता हो पेशेंट को, तो समझेंगे हम उसमें स्टेग्नेशन ऑफ की इन लोअर वार्मर, स्टेग्नेशन हो गया है की का लोअर वार्मर में, और इसमें हम प्रोटोकॉल देंगे UB23, 23, 28, CV3, लीवर 8, SP9 और K7, सारे पॉइंट को स्टेग्नेशन की वजह से सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब करते समय अगर दर्द हो पेशेंट को, तो हम समझेंगे हीट इन यूरिनरी ब्लैडर के का कंडीशन है, और इसमें हम फिर SP6, SP9, UB22, 28, 63, 66 और CV3 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा था ह्यूमिडिटी यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे इसी तरह से इसमें भी इसको हम सारे पॉइंट को सेडेट करेंगे। फिर पेन आफ्टर यूरिनेशन, पेशाब करने के बाद दर्द का होना, फिर उसमें हम समझेंगे डिफिशियंसी ऑफ की इन किडनी या यूवी, की डिफिशियंसी किडनी या यूवी में होने की वजह से पेशाब के बाद दर्द हो, तो ऐसे कंडीशन में UB30, UB47 और UB53 इन सभी पॉइंट को हम टोन करेंगे। डिफिशियंसी की कंडीशन है, इसलिए इस तीनों पॉइंट को हम टोन करेंगे। अब हम देखते हैं पेशाब का रंग, कलर ऑफ यूरिन, अगर पेल है, पीला है, तो समझेंगे कोल्डनेस इन किडनी एंड यूवी। पीला अगर पेशाब का कलर है तो समझेंगे, अगर ज़्यादा पीला है तो कोल्डनेस इन किडनी एंड यूवी, और इसमें हम प्रोटोकॉल देंगे UB23, 28, GB4 एंड CV4, सारे पॉइंट को इसमें हम सेडेट करेंगे। और अगर इसमें पेशाब का कलर डार्क है तो समझेंगे हीट टाइप ऑफ डिजीज है, पेशेंट के अंदर हीट टाइप ऑफ डिजीज है, या हीट टाइप ऑफ डिजीज है। ऐसे में हम किडनी की यूरिनरी ब्लैडर में हीट बढ़ने, UTI वाला इन्फेक्शन वाला हम उनको प्रोटोकॉल दे सकते हैं। फिर अगला है हमारे पास ये नोट करिए, कोल्डनेस इन किडनी भी आपका एक्सेस कंडीशन है, कोल्डनेस ऑफ किडनी भी एक्सेस कंडीशन है, ठीक है, चाहे हीट हो चाहे कोल्डनेस हो, दोनों एक्सेस कंडीशन है जी। यस सर। वैसे सर कोल्डनेस इन यूवी भी तो एक्सेस कंडीशन में आएगा जी, कोल्डनेस भी एक्सेस कंडीशन। यस सर। फिर टर्बियोइड या क्लाउडी, गंदला या आसमानी कलर का अगर पेशाब का रंग होता है तो समझेंगे ह्यूमिडिटी इन यूवी है, और इसमें हम UTI इन्फेक्शन वाला प्रोटोकॉल ही जैसे पहले हमने देखा था, सारे पॉइंट को हम इसमें सेडेट करेंगे। कॉपियस या क्लियर एंड पेल, अत्यधिक साफ एवं पीला अगर कलर है पेशाब का, तो उसमें समझेंगे उस कंडीशन में अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड है, और इसमें प्रोटोकॉल देंगे LU7, LI4, GB16, UB12 और CV17, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे।
फिर इसके बाद है इसी कंडीशन में अगर ज्यादा क्लियर आप लोग याद कर लीजिएगा, सर लोग मैडम याद करा दो। देखो LU7 LI4 क्या है, ये दोनों आपको डिस्टल पॉइंट है। LU7 और LI4 एक बैक का है और एक LI4। अभी क्या है, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक हो तो कहाँ कहाँ होगा, एक सामने होगा, पीछे होगा। तो LI4 आपका इस पूरे एरिया रीजन के लिए है LI4। LU7 कहाँ का है, बैक के लिए है। तो पीठ में ही तो अटैक होगा पहले, क्योंकि एक्सटर्नल विंड कोल्ड आएगी तो कहाँ आएगी, पहले आएगी आपको यांग साइड में, यांग ऊर्जा है ना, वहां जो आएगी तो पहले एक्सटर्नल वाले प्रभावित होंगे। तो LU7 LI4 हो गया। GB16 और UB12, आप ये देखिएगा UB12 जो है पॉइंट के हिसाब से देखिएगा बिल्कुल यहीं पर आ रहा है, यानी इस सर के यांग के भाग में ही UB12 भी आ रहा है पीछे, और उसी समय उसी के आसपास आएगा आपका लंग्स का एरिया। UB13 है लंग्स का पॉइंट ना, याद करिए। यस सर, लंग्स पॉइंट है ना, तो उसी के आसपास आया ना। UB ऊपर से ये जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, तो ये UB12 उसी के पास आएगा। GB16 भी उसी के पास का एरिया है, और CV17 भी आपका सामने इस वाले पे डायफ्राम का पॉइंट है। डायफ्राम का पॉइंट तो नहीं है, दोनों निपल्स को जहां जोड़ते हैं वही वाला पॉइंट है ये। तो यहाँ डायफ्राम का ऊपर से नीचे, यानी इन और यांग दोनों के बॉर्डर लाइन की बात कर रहा है ये इस विंड कोल्ड को, ठीक है। इसलिए पांच पॉइंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमेशा आपको याद। अभी देखिए जाड़ा आने वाला है, आप देखिएगा LU7 ये वाला पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, मतलब जिनको, मतलब अधिकांशतः लोगों को ये पॉइंट लगाना पड़ेगा। तुरंत सिलेक्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। फिर इसके बाद है अगर अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट की वजह से अगर प्रॉब्लम आती है तो इसमें हम प्रोटोकॉल देंगे LU11 LI4 LI11 GB14 GB16 गॉल ब्लैडर 20 और यूरिनरी ब्लैडर 12, सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है क्वांटिटी ऑफ यूरिन, पेशाब की मात्रा। इसमें हम देखते हैं कि अगर लार्ज क्वांटिटी में पेशाब होता है तो उसमें समझेंगे यांग किडनी यांग डिफिशियंसी है, यांग फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, जिससे नॉर्मल कंडीशन में उसको फ्लो नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम करेंगे K3 K7 UB23 UB47 CV4 CV6 और गवर्निंग वेसल 4, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। इसके बाद अगर स्कैंटी उसको पेशाब हो रहा है तो सबसे पहले यांग एक सेकंड यहाँ भी देखें, किडनी यांग डिफिशियंसी में और किडनी की डिफिशियंसी बहुत अंतर नहीं है। आप देखिएगा 3 है, यहाँ 3 के साथ 7 बढ़ गया। UB23 वहां भी था, 47 वहां भी था, GB4 वहां भी था और CV4 भी था वहां, केवल CV6 बढ़ाया है उन्होंने, CV6 यहाँ बढ़ाया और K3 वहां भी था, K7 को बढ़ाया। तो किडनी यांग और किडनी की दोनों को मोर और लेस क्यों क्या है, यांग से की जो है, यांग बड़ा है कि की बड़ी है, बताइए। अब थोड़ा देखिए पूरा, अभी उसको थेरी है ये बहुत बढ़िया, यांग बड़ी है कि की बड़ी है, ये बड़ी है, यांग है की यांग क्या है और की क्या है, यांग क्या है, वैसे यांग जानना चाहते, यांग क्या है। अरे चाइनीज का पूरा थेरी इसी पे बेस है, इन यांग थेरी से फॉर्म में जो कर रहा है बाहर किडनी का बाहरी हिस्सा, रेखा मैडम। हाँ जी, हाँ बोल रही, बताइए। किडनी का बाहरी, नहीं यांग और इन है क्या, पहला सेंटेंस क्या है, ये दोनों प्रकृति ने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया। ये याद रखिए, हमेशा सेंटेंस याद रखिए, केवल प्रकृति ने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया, एक का नाम था यांग और एक का नाम था इन। तो प्रकृति के रूप, प्रकृति क्या है, ब्रह्मांड। प्रकृति क्या है, सत्ता, सर्वेश्वर, मतलब ईश्वर भी है, वही परमात्मा है, सब प्रकृति। तो प्रकृति ने अपने को 2 रूप में प्रकट किया, उसका नाम, एक का नाम इन, एक का नाम यांग। तो यांग से, इनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्वयं प्रकृति है, ठीक है। अब जो कुछ भी है ब्रह्मांड में, और वेद में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो इन और यांग से उत्पन्न हुआ है।
अब आप कोई भी शब्द टर्मिनोलॉजी ची कहें, रक्त कहें, फूड कहें, वनस्पति कहें, कुछ भी कहें, वो सब इन और यांग के प्रोडक्ट हैं, पुत्र हैं, संतानें हैं, इन्हीं से सब उत्पन्न हुआ है। इसलिए इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, न ची न कुछ नहीं। ची भी तो अगर उत्पन्न हुई होगी तो इन्हीं से उत्पन्न हुई होगी। ये सेंटेंस क्यों याद रखिए, इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि किडनी या यांग और इन दोनों को समझना जरूरी। यही तो सिद्धांत है पूरे चाइनीज थ्योरम का, इन यांग थ्योरी, फंडामेंटल फोर्स है दोनों के। और इन यांग थ्योरी को आगे बहुत एबिलिटी कहा गया है, लेकिन बेसिक रूप यही है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ऐसे में हम सबसे पहले पूछेंगे, अगर कम मात्रा में उसको पेशाब होता है तो पूछ कर कि वो कम पानी पीता है या ज्यादा। उसके बाद हम प्रोटोकॉल देंगे किडनी इन डिफिशियंसी का। इसमें K3, K6, K9, K10, SP6, CV1, CV4 सबको टोन कर। रेखा मैम, रेखा मैम आपकी माइक खुली हुई है। स्लीप, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्लीप, निद्रा। इसमें रक्त एवं यिन, ब्लड एवं यिन, मन का आवास होता है। बिना रक्त एवं यिन के मन में कोई भी आवास नहीं हो सकता है। हम ये समझते हैं कि कभी भी अगर नींद नहीं आती है तो ऐसे कंडीशन में या तो ब्लड डिफिशियंसी होगा या डिफिशियंसी ऑफ यिन होगा, या किसी भी ऑर्गन में हीट बढ़ गया हो जिसकी वजह से उसमें नींद में बाधा होती है, नींद में दिक्कत होती है। तो ऐसे में इसमें लिखा हुआ है बिना रक्त और यिन के मन में कोई भी आवास नहीं होता, तब मन रात में तैरता और अनिद्रा हो जाती है। ठीक से नींद न आने का मुख्य कारण होता है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड और डिफिशियंसी ऑफ यिन होता है, या अग्नि अधिक ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन होता है। एक बार सोना मुश्किल हो पर नींद आने के बाद अच्छी नींद आती हो। तो जनरली आजकल हम देखते हैं कि बच्चे लेट से सोते हैं, तो एक बार सोने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर सोते हैं तो फिर उन्हें नींद आती है। तो ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे कि उसमें ना डिफिशियंसी ऑफ हार्ट ब्लड है, डिफिशियंसी ऑफ हार्ट ब्लड है। तो ऐसे में उसको हम प्रोटोकॉल देंगे कि H7, P6, CV4, CV14, CV15, UV17 एंड UV20। और इसमें ब्लड डिफिशियंसी की वजह से नींद नहीं आ रही है तो सारे प्रोटोकॉल, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे, जिससे कि इसमें ऊर्जा बढ़ेगा और रात में ही मतलब जल्दी उस पॉइंट लगा देने से अच्छा लाभ मिलेगा। फिर है रात में कई बार उठना। अगर नींद नहीं आने की वजह रात में कई बार उठना होता है तो ऐसे में हम समझेंगे किडनी यिन डिफिशियंसी है, और ऐसे कंडीशन में फिर किडनी यिन के पॉइंट को हम टोन करेंगे। स्वप्न ज्यादा आकर अगर नींद बाधित होती हो, बार बार ज्यादा स्वप्न आ रहा हो, ऐसे में नींद अगर बाधित हो रही है तो समझेंगे हम कि लीवर में हीट बढ़ा हुआ है। लीवर हीट बढ़ने की वजह से ज्यादा स्वप्न आते हैं, स्वप्न का संबंध ज्यादा है आग वाला, या मतलब ज्यादा स्वप्न आएंगे, और ऐसे कंडीशन में ये मरीज को बार बार नींद टूटेगी। और इसके अलावा अगर हार्ट में हीट बढ़ा हो तो ऐसे कंडीशन में भी उसको ज्यादा सपने आएंगे और नींद उसकी बाधित होगी। तो ऐसे कंडीशन में हम, और एक बात और, अगर लीवर में हीट बढ़ा है तो ऐसे कंडीशन में नींद टूटेगी और साथ साथ कब्ज होगा। लेकिन अगर हार्ट में हीट बढ़ा हुआ है तो नींद टूटने के साथ साथ उसके मुंह में धीरे धीरे करके अल्सर या मुंह में छाले पड़ने की शिकायत होने लगेगी। तो ऐसे केस में हम हार्ट हीट का उपचार देंगे H7, H8 और H9 और SP6, K6, इन सभी पॉइंट को टोन करेंगे और CV15 को हम सेडेट करेंगे। इसके बाद है लीवर हीट बढ़ना जिससे कि कब्ज हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में हम लीवर हीट का पॉइंट देंगे, जो अभी तक हम शुरू से इस चैप्टर में पढ़ते आए हैं। ये माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसमें हम लीवर 2, 3, GB13 एंड 20 सभी पॉइंट को इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। स्वप्न के साथ बेचैनी युक्त नींद आना, तो ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे रिटेंशन ऑफ फूड है। खाने का मूवमेंट जब सही ढंग से नहीं हो पाता है तो ऐसे में शरीर में अगर एक जगह रुक गया तो अनइजीनेस की वजह से या रिटेंशन ऑफ फूड की वजह से नींद नहीं आ रही हो ढंग से। ऐसे में CV10, CV13, P6, SP4, ST21, ST44 और ST45 सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई पेशेंट प्रातः बहुत जल्दी उठ जाता हो और उसके बाद फिर सो नहीं पाता हो, ये एज फैक्टर की वजह से भी होता है, तो ऐसे में हम समझेंगे गॉल ब्लैडर डिफिशियंसी है। और इसमें हम एक पॉइंट जिस ऑर्गन सोर्स पॉइंट है GB40 को हम टोन करेंगे,
जिससे कि अगर उसमें कमी है, ऊर्जा की कमी है या कमी है, तो वह कमी उसके टोन करने से पूरी हो जाएगी। फिर है बूढ़े को प्रातःकाल जल्दी उठ जाना। बूढ़े लोगों में प्रातःकाल जल्दी उठ जाने की वजह का कारण होता है, एक तो एजिंग फैक्टर होगा, दूसरा डिफिशियंसी ऑफ की एंड ब्लड दोनों होगा। तो ऐसे में हम डिफिशियंसी ऑफ की और डिफिशियंसी ऑफ ब्लड का जो प्रोटोकॉल हमने पीछे देखा था वह उसमें उनको देंगे। फिर है तंद्रा, सुस्ती या लेथार्जी, सुस्ती आना। इसमें है खाने के बाद निद्रा आना। खाने के बाद अगर निद्रा आता है, थोड़ा बहुत तो जनरली सब में आता है, सुस्ती होती है, लेकिन यही निद्रा अगर ज्यादा हो, सुस्ती हो, तो ऐसे में हम समझेंगे कि उस पेशेंट में स्प्लीन की डिफिशियंसी है। और हम सभी जानते हैं स्प्लीन ही की का सोर्स होता है, या फूड की भी वहीं पर फूड की प्रोवाइड कराता है। ऐसे में अगर इसमें ये होता है, स्प्लीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उसमें की कमी होगी और सुस्ती आएगा। तो ऐसे कंडीशन में स्प्लीन की डिफिशियंसी, जो इससे पहले भी हमने चर्चा की थी, sp3, 6, st36, cb12, ub20, 21 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। सब समय अगर सुस्ती बना रहता है पेशेंट में और तंद्रा बनी रहती है और शरीर में भारीपन लगता है, सुस्ती के साथ शरीर में भारीपन लगता है, तो हम समझेंगे रिटेंशन ऑफ ह्यूमिडिटी। एक तो ह्यूमिडिटी खुद ही भारी होता है, भारीपन की वजह से होता है, और उसमें भी अगर रिटेंशन हो जाए तो वो ये जमा हो जाए, तो उसमें रिटेंशन ऑफ ह्यूमिडिटी की वजह से सुस्ती और तंद्रा आएगा। तो ऐसे में हम sp3, 6, 9, st8 और cb12 को हम सेडेट करेंगे। सब समय अगर तंद्रा आती हो, सुस्ती हो और चक्कर साथ साथ चक्कर भी आ रहा हो, तो हम समझेंगे ह्यूमिडिटी इन स्प्लीन विथ लीवर की स्टेग्नेशन। ह्यूमिडिटी इन स्प्लीन तो अभी हमने देखा था, लेकिन लीवर की विथ स्टेग्नेशन, लीवर की भी रुक जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उस पेशेंट में चक्कर भी आता है, तंद्रा के साथ साथ, सुस्ती के साथ साथ, भारीपन के साथ। और ऐसे में sp3, 6, लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, cb12, ub20, गॉल ब्लैडर 24 और 34, गॉल ब्लैडर 34 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर अगर किसी पेशेंट को अत्यधिक तंद्रा है, लेथार्जी है, सुस्ती है, आलस्य के साथ ठंड भी लग रहा हो, तब ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे कि किडनी यांग डिफिशियंसी है, उसमें किडनी यांग डिफिशियंसी है, किडनी यांग घट गया है। ऐसे कंडीशन में उसको हम प्रोटोकॉल देंगे K3, K7, ub23, ub47, cb4, cb6 और गवर्निंग वेसल 4 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। तंद्रा जनित बेहोशी के कारण बाह्य गर्मी का लक्षण होना, लेथार्जी के कारण अगर बेहोशी होता है के साथ साथ अगर उसको बाह्य गर्मी, एक्सटर्नल हीट का लक्षण दिख रहा हो, जनरली यह गर्मी के मौसम में होता है, तो ऐसे में समझेंगे अटैक ऑफ हीट ऑन पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम पर हीट का अटैक हुआ है। और ऐसे में उसको हम ये प्रोटोकॉल देंगे P3, P7, H7 और cb15, इन चारों पॉइंट को सेडेट करेंगे और इसके साथ साथ sp6 और K6 दोनों पॉइंट को हम टोन करेंगे। इसके बाद है तंद्रा जनित बेहोशी के साथ साथ गले में गुरगुराहट का होना, फिसलती हुई नब्ज, जीभ के ऊपर चिपकने वाली परत का होना। तो ऐसे में हम समझेंगे मिस्टिंग ऑफ माइंड बाय फेलगम, धुंधलापन, फेलगम की वजह से माइंड में धुंधलापन आ गया हो। और ऐसे में हम इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे H9, P5, ub15, ub20, st40, गवर्निंग वेसल 26 और कंसेप्शनल वेसल cb12 सारे पॉइंट को हम इसमें सेडेट करेंगे। इसके साथ साथ एक बात और, कोल्ड का अटैक जनरली हमारे शरीर गर्दन से नीचे होता है और हीट का अटैक हमारे सर पर होता है, जनरली इस तरह से देखा गया है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास है लेथार्जी के बाद है डिफिनेस या बहरापन, एकाएक बहरापन हो जाना। तो मुझे याद है सर ने बताया था, एकाएक बहरापन होने के बारे में सर ने बताया था कि एक्यूट अचानक अगर हो जाता है तो एक्यूट कंडीशन में आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे कि एक्सेस कंडीशन को बताता है, एक्यूट कंडीशन जब भी होगा वहां एक्सेस होता है, ऐसे यह कंडीशन हमें एक्सेस कंडीशन की तरफ इंडिकेट करता है। एकाएक बहने होने के दो कारण हो सकते हैं, इसमें है लीवर हीट एक्सेस, अगर लीवर में हीट एक्सेस हो गया तो माइग्रेन वाला प्रोटोकॉल देंगे हम, तो अभी तक हमने से पहले देखा लीवर 2, 3 और गॉल ब्लैडर 13 और 20 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे, एक्सेस कंडीशन है इसलिए। दूसरा कंडीशन है लीवर विंड एक्सेस, अगर लीवर विंड एक्सेस हो जाता है तो इसमें हम लीवर 2, लीवर 3, SI3, GB20 और गवर्निंग वेसल 16 और 20 इन सारे पॉइंट को सेडेट करेंगे। इसके बाद है अगर धीरे धीरे सुनना कम हो जाता है तो यह डिफिशियंसी कंडीशन को बताता है, जनरली यह एज की वजह से भी होता है,
धीरे धीरे उनमें डिफिशियंसी कंडीशन होता है और धीरे धीरे सुनना कम हो जाता है। इसमें किडनी डिफिशियंसी का हम उपचार करेंगे, किडनी इन डिफिशियंसी का हम प्रोटोकॉल देंगे। K3, K6, K9, K10, SP6, CV1 एंड CV4 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। इसके बाद अगर पुराना बहरापन हो तो इसका उपचार करते समय हम ये 4 डिफिशियंसी का भी उपचार करेंगे। इसमें है किडनी इन डिफिशियंसी, जिसके लिए हमने ऊपर प्रोटोकॉल देखा था। फिर हार्ट ब्लड डिफिशियंसी, जिसका कि अभी हमने नींद सपने आने में या नींद के ड्यूरेशन में देखा, नींद नहीं आने के कंडीशन में देखा था। फिर डिफिशियंसी ऑफ की इन अपर वार्मर और यांग की डिफिशियंसी ऑफ की इन अपर वार्मर का कंडीशन भी देखेंगे और यांग की डिफिशियंसी का भी देखेंगे। फिर है इसके बाद अगला टॉपिक है टिनिटस, कान में आवाज आना। एकाएक कान में आवाज आने लगता है, इससे पता चलता है कि शरीर में एक्सेस कंडीशन हो गया है, के कारण कान में आवाज अपर वार्मर में लंग्स आएगा, डिफिशियंसी ऑफ की अपर वार्मर में लंग्स आएगा ना। हाँ, लंग्स की डिफिशियंसी हो जाएगी अगर वो कह रहे हैं। और यांग की डिफिशियंसी मतलब किडनी यांग तो है, किडनी यांग भी डिफिशियंसी होगी। यस सर, ठीक है। तो किडनी यांग डिफिशियंसी और डिफिशियंसी ऑफ की मतलब लंग्स की डिफिशियंसी और हार्ट ब्लड डिफिशियंसी, ये कारण, इतने कारण हो सकते हैं। किडनी यांग डिफिशियंसी, इन चारों कारण की वजह से पुराना बहरापन का हम इलाज कर सकते हैं। फिर टिनिटस, एकाएक कान में आवाज आने लगना, इससे पता लगता है कि शरीर में एक्सेस कंडीशन के कारण कान में आवाजें आ रही है। यह एक्सेस कंडीशन 2 तरह से हो सकता है, 2 तरह की हो सकती है। पहला है लीवर हीट एक्सेस और दूसरा है लीवर विंड एक्सेस, जिसका कि अभी हमने ऊपर में चर्चा किया था। दोनों पॉइंट को एक एक बार करके लगा कर देखना चाहिए, जिसमें भी अगर मरीज को अच्छा सुधार लगता है फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए। इसमें सिम्टम में आता है अंगुली से कान बंद करने से आवाज अगर बढ़ जाता है तो समझेंगे एक्सेस कंडीशन है। फिर धीरे धीरे कान में अगर आवाज आने लगता है तब समझेंगे अ ग्रेजुअल इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें यह पता चलता है कि किडनी की डिफिशियंसी हुई है। अगर धीरे धीरे कान में आवाज आने लगता है, धीरे धीरे करके आता है और बढ़ता जाता है, तो ऐसे में समझेंगे किडनी की डिफिशियंसी की प्रॉब्लम है। फिर सिम्टम, उंगली से कान बंद करने से आवाज अगर घट जाती है तो इससे पता चलता है डिफिशियंट कंडीशन बताता है। अगर आवाज बढ़ जाता है तो वो एक्सेस कंडीशन बताया था, और अगर आवाज घट जाती है तो वह डिफिशियंट कंडीशन को बताता है। ऐसे में हम फिर किडनी डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल देंगे, K3, K6, K9, K10, SP6, CV1 और CV4, और सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। जब बहुत जोर की सीटी की तरह आवाज कान में आए तो निम्नलिखित 3 में से कोई एक प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है। इसमें लीवर यांग एक्सेस, लीवर हीट एक्सेस या लीवर विंड राइजिंग, इन 3 ये कंडीशन समझ सकते हैं। और लीवर यांग एक्सेस के लिए हम प्रोटोकॉल लीवर 3, लीवर 8, ट्रिपल वार्मर 8, गॉल ब्लैडर 6, गॉल ब्लैडर 8, GB9, GB20, GB38, GB43, K3 और SP6, इन सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। लीवर हीट एक्सेस के कंडीशन में माइग्रेन वाला प्रोटोकॉल ही हम देंगे और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। फिर लीवर विंड राइजिंग, इसमें हम ये लीवर 2, लीवर 3, गॉल ब्लैडर 20, SI8, GB16 और GB20, इन सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर बढ़ते हुए पानी की कलकल की मंद ध्वनि जब कान में आए तो इससे पता चलता है कि किडनी की डिफिशियंसी है। और ऐसे में ये प्रोटोकॉल ये टेस्टेड पॉइंट है। इसमें प्रोटोकॉल देंगे K3, K6, K9, K10, SP6, CV1 एंड CV4, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। अभी तक हमने देखा बहुत जगह इस प्रोटोकॉल का यूज हुआ है। तो जैसे यहाँ कलकल, पानी की कलकल मंद ध्वनि है, तो जरूरी नहीं है कि सबको एक ही आवाज आए, कभी कभी धीरे धीरे, कहने का मतलब किसी चीज की धीरे धीरे अगर आवाज आती है तो ऐसे कंडीशन में किडनी की डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल देंगे। फिर नेक्स्ट दो कारण समझ लीजिए। टिनाइटिस बहुत बड़ी बीमारी है, इसको बहुत लोग पूछते रहते हैं। दो चीजें इसी समय क्लियर हुई। अचानक कोई आएगा तो एक्यूट माने एक्सेस हमेशा होता है। एक्यूट माने बात, एक्यूट माने वहां पर आयुर्वेदिक में बात, एक्यूट माने एक्सेस, इसलिए कि तुरंत आई है और बॉडी ने, हमारे शरीर ने बाहर की जो एनर्जी है उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया है और उसके साथ मतलब कोहेरेंस जिसको नहीं हुआ है, तो अल्टीमेटली वो एक्सेस कंडीशन हो गई। तो हमेशा जब भी एकाएक आए तो हमेशा एक्सेस कंडीशन, पहले धीरे धीरे आ रही ग्रेजुअल, तो हम लोग कहते हैं क्रॉनिक कंडीशन। और क्रॉनिक कंडीशन को हम लोग वहां बोलेंगे आयुर्वेद में कफ कंडीशन। वात पित्त कफ तीसरी दशा है, वात पित्त कफ।
एक होता है एक्यूट, एक सब एक्यूट, एक क्रॉनिक। और यहाँ वात और पित्त, कफ, पित्त बीच का है, तो कफ सबसे क्रॉनिक है। तो यानी हमेशा समझिए कि टेनाइटिस पूछे उससे कि आपको कान में धीरे धीरे आ रहा है, बोले नहीं साहब 2 साल से धीरे धीरे हमको कम सुनाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि किडनी की प्रॉब्लम आ गई, किडनी कानों में खुलती है। क्लियर? इस Yes, बात से आप देखिए। दूसरा, आपने कहा कि अचानक आ गई है, तो यानी लीवर क्या है, लीवर बताइए, लीवर क्या है? इन हीट, हीट या विंड, विंड होगी, विंड उसके एनर्जी विंड है, लेकिन हीट की वजह से भी दर्द, वो उसके कान में सुनने की आवाज कम हो जाएगी। तो इसलिए लीवर को आप सबसे इंपॉर्टेंट रखिए। अगर तुरंत कहे तो लीवर हीट एक्सेस, हीट में या तो हीट एनर्जी बढ़ेगी और या विंड एनर्जी बढ़ेगी। विंड एनर्जी लीवर का खुद का है, तो दोनों एनर्जी की वजह से कानों में सुनाई पड़ना हो जाएगा। तो हीट वाला बहुत बढ़िया, ये प्रोटोकॉल याद कर लीजिए। यही 2-3 GB 13-14 इतना यूज होता है। 20 13 20 GB 13 2 पॉइंट उसके लीवर के 2 पॉइंट, 4 पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये माइग्रेन होगा तो, यहाँ सर दर्द होगा तो, लीवर हीट एक्सेस होगी तो, लीवर विंड में ये वाले पॉइंट आपको लगेंगे। फिर सिम्टम उन्होंने बताया, इसीलिए बताया कि अगर आपको आवाज बढ़े, आप कान बंद कर रहे हैं, आवाज बढ़े तो एक्सेस कंडीशन, धीरे धीरे आवाज आ रही है तो यानी धीरे माने डिफिशियंसी, धीरे अपने आप ही बता रहा है। आवाज घट जाए तो पीछे, इस सीटी की बहुत तेज सीटी की आवाज आएगी, इसका मतलब एक्सेस है तेज। और धीमी अगर मान लीजिए कोई मंद मंद ध्वनि है तो उसका मतलब कि वो किडनी। बस ये इस तरह डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि ये बहुत पॉइंट पूछा जाता है। ठीक सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आईज, आंख। आंख में सुई गड़ने जैसा अगर दर्द होता हो, आंख लाल सुर्ख हो जाए तथा सरदर्द हो तो इससे पता चलता है कि हार्ट हीट एक्सेस हो गया है। और इसका उपचार हम देंगे, हार्ट हीट एक्सेस का उपचार देंगे K7, K8, K9, CV15, SP6 और K6। सारे पॉइंट को हम सजेस्ट करेंगे। फिर है इसमें कभी कभी H3 हार्ट 3 सिंगल पॉइंट पर उपचार देने से भी आश्चर्यजनक लाभ होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हार्ट की एक शाखा आंख में भी जाती है। तो इसकी वजह से अगर H3 पर हम ट्रीटमेंट देते हैं तब भी उसको उपचार, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट देते हैं तब भी उसको लाभ होता है। आंख में दर्द, सूजन एवं लाली 2 कारण से हो सकती है। इसमें पहला कारण एक्सटर्नल विंड हीट, दूसरा है इंटरनल लीवर हीट। अगर एक्सटर्नल विंड हीट और इंटरनल लीवर हीट का तो हमने देखा था प्रोटोकॉल, और एक्सटर्नल विंड हीट, तो इसके लिए एक्सटर्नल विंड हीट के लिए सर लंग्स का दे सकते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। यस मैम, हाँ आ रही है। ठीक। सर का लग रहा है लाइट चली गई है सर की, तो मैं इसको करती हूँ। तो आंखों में सूजन, दर्द और लाली के 2 कारण एक्सटर्नल विंड हीट और इंटरनल लीवर हीट हो सकता है। धुंधला दिखना एवं आंख के आगे पतंगे आना, फ्लोटर्स का आना, यह हमें बताता है लीवर ब्लड डिफिशियंसी। लीवर ब्लड डिफिशियंसी के केस में आंख के आगे फ्लोटर्स की शिकायत होती है, और ऐसे में हम प्रोटोकॉल देंगे लीवर 3, लीवर 8, SP6, K3, UB17, UB18, UB20, UB23, LI4, GB20, गवर्निंग वेसल 16 और गवर्निंग वेसल्स 20। और डिफिशियंसी के कंडीशन में सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर प्रकाश असह्यता, फोटोफोबिया, अगर प्रकाश को बर्दाश्त नहीं, लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो तो इसका भी कारण हो सकता है लीवर ब्लड डिफिशियंसी ही होता है, और ऐसे कंडीशन में सेम प्रोटोकॉल को हम अप्लाई करेंगे। आंख में दबाव महसूस होना, अगर आंख में दबाव महसूस होता है तो हम समझेंगे किडनी इन डिफिशियंसी उसका रीजन है, और फिर किडनी इन डिफिशियंसी के प्रोटोकॉल को देंगे और सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। इसके बाद है आंखों का सूखापन, अगर आंखों में सूखापन आता हो तो ऐसे में हम समझेंगे इसका 2 रीजन हो सकता है, लीवर इन डिफिशियंसी और किडनी इन डिफिशियंसी। तो अभी तक हमने दोनों प्रोटोकॉल को देखा है, लीवर इन डिफिशियंसी और किडनी इन डिफिशियंसी। डिफिशियंसी के कंडीशन में दोनों प्रोटोकॉल के सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है थ्रस्ट या प्यास।
प्यास के साथ ज्यादा मात्रा में ठंडा जल पीने की अगर इच्छा हो, प्यास तो लग रहा है लेकिन अगर ठंडा जल पीना चाह रहा हो, तो ऐसा कंडीशन जनरली गर्मी में आता है, यांग बढ़ जाने की वजह से। फुल हीट इन एनी ऑर्गन, ये कंडीशन बताता है, फुल हीट इन एनी ऑर्गन। और दूसरा है प्यास न लगना। प्यास न लगना दो कारण से हो सकता है। इसमें पहला है स्टमक कोल्डनेस, स्टमक में कोल्डनेस बढ़ गया हो, या स्प्लीन कोल्डनेस। तो ऐसे में स्टमक कोल्डनेस के लिए हम प्रोटोकॉल देंगे ST36, CV6, CV12, UB20 और UB21। इन सारे पॉइंट को हम स्टमक कोल्डनेस की वजह से इन सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। और दूसरा है स्प्लीन कोल्डनेस। स्प्लीन कोल्डनेस का जो केस है उसमें प्रोटोकॉल देंगे हम SP3, SP6, SP9, ST8, CV12, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर प्यास पर पीने का मन ना करे, ऐसा ह्यूमिड हीट के कारण होता है। हीट से प्यास लगती है पर ह्यूमिडिटी की वजह से के कारण पानी पीने का मन नहीं करता है। और ऐसे कंडीशन में SP6, SP9, GB34, LI4, LI11, GB9, GB14 और UB20 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर प्यास के साथ थोड़ा थोड़ा जल अथवा गर्म पेय पीने का मन करता हो, ऐसा भी दो कारणों से हो सकता है। और इसमें है यीन डिफिशियंसी ऑफ स्टमक और यीन डिफिशियंसी ऑफ किडनी। इससे पहले भी हमने इस दोनों पॉइंट को देखा था, किडनी यीन डिफिशियंसी और स्टमक यीन डिफिशियंसी। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। प्यास के साथ ठंडे पेय पीने की इच्छा करना, प्यास लगा हो ठंडा पेय, इसको भी अभी हमने देखा था। हीट टाइप ऑफ डिजीज का उपचार यहाँ पर करेंगे। और ल्यूक या वार्म वाटर द्रव पीने का मन करता हो, वार्म वाटर अगर पीने का मन करता हो तो यह समझेंगे कोल्ड टाइप ऑफ डिजीज है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पेन, दर्द। चीन में कहावत है कि मेरिडियन में किसी मेरिडियन में की का फ्री फ्लो होता है, और तो वह किसी भी प्रकार का वहां पर दर्द नहीं, जिस भी मेरिडियन में की का फ्री फ्लो होगा वहां किसी तरह का भी दर्द, किसी तरह का भी स्टेग्नेशन, ऑब्स्टेकल नहीं होने की वजह से कोई पेन नहीं होगा। लेकिन अगर मेरिडियन बाधित है तो वैसे कंडीशन में वहां पर दर्द की शिकायत होगी। तो दर्द के भी 4 प्रकार होते हैं। तो पहले डिफिशियंसी टाइप, दूसरा एक्सेस टाइप, तीसरा कोल्ड टाइप और चौथा हॉट टाइप, जिसको कि हम एक चार्ट की, सर चार्ट को कराना है सर, चार्ट को ब्रीफ करना है सर। शायद आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ सर तक आवाज नहीं जा रही है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। सर आपका म्यूट आ रहा है। हाँ म्यूट। यस, हाँ चार्ट को कराना है सर। एक सेकंड जरा उसको कर लूँ मैं। ठीक है, तो अभी हमने जिस 4 प्रकार पेन के 4 प्रकार देखा था उसमें क्लियर हो रहा उसको है इस कि नहीं? चार्ट को हाँ ठीक, ये हम हाँ लोग सर। पहले पढ़ चुके हैं। हाँ सर, तो ठीक क्योंकि हो पहले तो बढ़ा दीजिए, अगर पहले पढ़ चुके हो तो बढ़ा दीजिए, आगे चलिए। पहले आज के क्लास में नहीं हुआ सर, लेकिन पहले वाले वीडियोस में है। नहीं वीडियो में नहीं, इस वाले क्लास में, आज क्लास नहीं में तो पहले नहीं सर, पेन में कहीं आया हुआ ये सब नहीं आया तो बता दीजिए। नहीं सर, नहीं आया। तो नहीं, इसमें सबसे पहले सिम्टम देखते हैं, फिर उसके डिफिशियंसी टाइप, 4 टाइप, जो एक्सेस टाइप, कोल्ड टाइप और हॉट टाइप। सिम्टम में अगर दबाने से दर्द घटता है तो यह दिखाता है डिफिशियंसी टाइप, और अगर दबाने से दर्द बढ़ता है तो यह एक्सेस टाइप बताता है। फिर अगर खाने से दर्द घटता है तो यह डिफिशियंसी टाइप बताता है, और खाने से दर्द बढ़ता है तो यह एक्सेस टाइप बताता है। फिर दर्द के प्रकार, मंद एवं बना रहने वाला, धीरे धीरे लेकिन कॉन्स्टेंटली बना रहता है दर्द, तो वह बताता है डिफिशियंसी टाइप। और उसके बाद अगर तेजी से एक्यूट दर्द हो तो वह एक्सेस टाइप ऑफ पेन बताता है। और ऐसे में धीरे धीरे इसके जो लक्षण होते हैं वह उसके कोल्ड टाइप ऑफ पेन में मरोड़ और ऐठन होता है, और हॉट टाइप ऑफ पेन में जलन होती है। तीव्र के साथ साथ जलन के साथ साथ दर्द होता है। फिर तापमान का प्रभाव,
तापमान का प्रभाव डिफिशियंसी टाइप और एक्सेस टाइप में नहीं दे करके इसमें कोल्ड टाइप में है, गर्मी से आराम मिलता है उस पेन में। अगर टेम्परेचर की बात पेन के लिए करें तो गर्मी से आराम मिलता है दर्द में, और मतलब गर्म सेकने से आराम मिलता है। और अगर हॉट टाइप पेन है तो उसमें ठंड से या आइस से सेकने से उसको आराम मिलता है। फिर शौच के बाद अगर डिफिशियंसी टाइप है तो दर्द घट जाएगा, और एक्सेस टाइप है दर्द बढ़ जाएगा, डिफिशियंसी है कंडीशन है। और उसके बाद अगर एक्सेस टाइप है तो दर्द घट जाएगा। फिर अगर कोल्ड टाइप पेन है तो वह शौच के बाद बढ़ जाएगा, और अगर हॉट टाइप पेन है तो वह शौच के बाद घट जाएगा। फिर पोस्चर के थ्रू अगर देखें तो लेटने से आराम मिलता है, डिफिशियंसी टाइप ऑफ पेन में लेटने से आराम मिलता है, एक्सेस टाइप ऑफ पेन में बैठने से आराम मिलता है। फिर रोग का प्रारंभ, इसमें डिफिशियंसी टाइप ऑफ पेन में धीमे और क्रमिक होता है, क्रॉनिक अगर वह धीमे और क्रमिक होता है। और रोग का प्रारंभ एकाएक, एक्यूट टाइप एक्सेस टाइप में एक्यूट टाइप में एकाएक होता है। वमन, उल्टी से, अगर डिफिशियंसी है तो उल्टी करने से दर्द बढ़ेगा, और अगर एक्सेस टाइप की वजह से वमन करने से उल्टी करने से दर्द घट जाएगा। फिर कोल्ड टाइप अगर है तो उल्टी करने से दर्द बढ़ जाएगा, और अगर हॉट गर्मी की वजह से अगर उल्टी हो रहा है तो दर्द घट जाएगा। आराम से या चलने से डिफिशियंसी कंडीशन में आराम से घटता है, आराम से दर्द घटता है, और चलने से दर्द एक्सेस टाइप में दर्द घटता है। डिफिशियंसी टाइप में आराम करने से दर्द घटता है, और एक्सेस टाइप में आराम करने से चलने से दर्द घटता है। फिर कोल्ड टाइप के केस में दर्द बढ़ता है, ये चलने से घटता है, और हॉट टाइप में चलने से दर्द बढ़ता है। फिर दर्द के कारण की एवं ब्लड की कमी, डिफिशियंसी टाइप में है की और ब्लड की कमी, डिफिशियंसी की वजह से दर्द होता है। फिर एक्सेस टाइप में बाहरी रोग कारकों का आक्रमण, बाहरी एक्स्ट्रा तीन कारण है इसमें। एक तो देखिए, अगर डिफिशिएंट होगा तो क्या होगा, या तो की कमी होगी, ठीक है, या ब्लड की कमी होगी। ब्लड भी तो वही है, इन टाइप है, इन नहीं है, इन टाइप है। फिर इन डिफिशियंसी होगी तो भी डिफिशिएंट है। कुपोषण के कारण, अगर कुपोषण अब हो रहा है तो यानी फिर भी एनर्जी आपको बॉडी में मिल नहीं रही है, तो कुपोषण कारण भी धीमा दर्द होगा। अब ये एक्सेस वाले में क्या होगा, हमेशा जब भी बाहरी रोग कारक होंगे तो हमेशा आपका बढ़े एक्सेस टाइप होगा, हमेशा। भीतरी ठंड होगी तो भी एक्सेस होगा, भीतरी गर्मी होगी तो भी होगा। बॉडी फ्लूइड्स, भीतरी गर्मी से क्या होगा, बॉडी फ्लूइड्स घट जाएंगे, तो ये आपका, लेकिन तब भी ये एक्सेस कंडीशन, क्योंकि भीतरी गर्मी है। ऊर्जा या रक्त में रुकावट जब भी स्टेग्नेशन होगी तो हमेशा रुकावट मतलब फ्लो होना चाहिए, अगर फ्लो नहीं है तो एक्सेस कंडीशन है। कफ के कारण अवरोध, कोई अवरोध होगा तो एक्सेस कंडीशन, भोजन का अवरोध होगा तो भी आपको, यानी अवरोध नहीं मानता है। अंदर एनर्जी चलनी चाहिए, भोजन चलना चाहिए, तरह चलने चाहिए। अगर कहीं रुकावट है या अपने मार्ग से उल्लंघन है तो हमेशा वो एक्सेस कंडीशन है, ये हमेशा समझिए। स्टेग्नेशन या कंट्रावेक्शन, जो भी कहीं शब्द यूज होते हैं, अवरोध मान रुक जाना, तो वो भी है। और आपका मार्ग बदल देना, अलग चले जाना, दूर तक चले जाना, पास तक चले जाना, कम मलदाम जाना है, प्रयागराज जाना है और आप दिल्ली में रुक गए तो भी, प्रयागराज जाना है आप मिर्जापुर पहुंच गए तो भी, दोनों कंडीशन आपकी एक्सेस कंडीशन होंगी। ठीक है। फिर ये स्पेशल नोट इस चैप्टर से रिलेटेड है। स्टेग्नेशन ऑफ की, ऊर्जा की रुकावट में भारीपन होता है, स्टेग्नेशन ऑफ की में भारीपन होता है, दर्द कम होता है तथा किसी निश्चित स्थान पर दर्द नहीं होता है, दर्द मूव करते रहता है, कभी कहीं होने लगता है। फिर स्टेटिस ऑफ ऊर्जा की वजह से दबाया, कहीं बार दबा दिया तो वो ऊर्जा थोड़ा सा फिर कहीं यहाँ रुकी हुई है, कल थोड़ा आगे बढ़ के रुक गई, तो जहां रुकेगी वहीं पे दर्द हो जाएगा। स्टेग्नेशन ऑफ की माने कोई भी चीज, विंड हो, गैस हो, आपका जो कोई लिक्विड हो, कोई तरल हो, सबका कोई भी, ये सब ऊर्जा के रूप है, ये मत समझिएगा, सब ऊर्जा के रूप है। चाहे तरल हो वो भी ऊर्जा के रूप है, गैस हो वो भी ऊर्जा के रूप है। तो स्टेग्नेशन ऑफ की, कहीं भी ऊर्जा रुके, तरल हो, विरल हो, कोई भी हो, तो जहां रुकेगी तो वहां पर उस जगह पे दर्द होगा, फिर आगे बढ़ जाएगी, तो आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर नहीं मिलेगी। अब स्टेसिस ऑफ ब्लड,
स्टेसिस ऑफ ब्लड में अरे तीव्र दर्द होता शब्द नोट कर लीजिए आप लोग, हमेशा की के संदर्भ में स्टेग्नेशन आप लिखेंगे। जब भी कभी अपनी थेरेपी में लिखिए, अगर की रुकावट है तो स्टेग्नेशन शब्द का इस्तेमाल होगा। आप लोग दोबारा मत इस्तेमाल करिएगा, अन्यथा गलत शब्दों का नहीं। जहां कहीं भी ब्लड या तरल की हो वहां स्टेसिस की बात करेंगे आप, तो स्टेसिस ऑफ ब्लड है, यानी अगर ब्लड या कोई है तो स्टेसिस कहलाएगी, और अगर की होगी तो स्टेग्नेशन कहलाएगी। इसको हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, ऐसे शब्दों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए और सही शब्दों का। जी, स्टेसिस ऑफ ब्लड में तीव्र दर्द होता है जो सुई गिरने के समान होता है तथा निश्चित क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में होता है। फिर उपरोक्त तालिका को ध्यान, मतलब इस चार्ट के बारे में बताया गया। डिफिशियंसी, एक्सेस, कोल्ड और हॉट किस प्रकार का पेन है वह बता रहा है। शौच के बाद अगर गुदा में दर्द बढ़ जाए इसका पता चलता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर की डिफिशियंसी हुई तो ऐसे में समझ में आता है कि अगर एलआई में अगर की डिफिशियंसी है तो उसको टोन करेंगे। अगर शौच करने के बाद गुदा का दर्द घट जाए तो समझ में पता चलता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा एक्सेस हो गई है, तो ऐसे में एलआई को सेलेक्ट करेंगे, एलआई की को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से वमन हो जाने के बाद, अगर उल्टी हो जाने के बाद आमाशय का दर्द कम हो जाए तो स्टमक की एक्सेस समझेंगे और स्टमक हीट बढ़ी हुई है, तो इसका उपचार ये इस तरह से इसको डायग्नोस करके समझ करके इस तरह से ये सारी बीमारियों को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। भाई आपकी एक्सेस एनर्जी है, आपके स्टमक में एक्सेस एनर्जी है, आपने वमन किया तो कोई अपने कोई ना कोई तरल भी है, कोई ना कोई एनर्जी बाहर निकली तो आपको दर्द कम हो जाएगा। तो स्टमक की एक्सेस का ये कंडीशन बता रहा है। तो बाहर से निकल गया तो आप थोड़ा सा आराम मिल गया। आराम क्यों मिला? क्योंकि एक्सेस एनर्जी थी, कुछ एनर्जी बाहर चली गई तो आपको आराम मिल गया। तो इसलिए ये उल्टा पता लगाइए कि स्टमक की एक्सेस है तो आराम मिल गया, और स्टमक अगर हीट बढ़ी है तो इसी वजह आराम मिल जाएगा क्योंकि हीट कम हो जाएगी। मतलब इस तरह हमको डिफिशियंसी और इनका सबका पहले ठहरिए, रुकिए, समझिए उसका क्या कहना क्या चाहता है। हमारे यहाँ डिफिशियंसी कंडीशन हमेशा बीमारी को, जो आप प्रोटोकॉल पढ़ेंगे उसमें लिखेंगे किडनी इन डिफिशियंसी। अब इन डिफिशियंट माने क्या हुआ? यांग बढ़ा हुआ है कॉम्पिटिटिव। अगर यांग डिफिशियंसी यानी इन बढ़ी हुई है तो यांग डिफिशियंसी में हमेशा गर्मी डिफिशियंसी होगी तो ठंडक लगेगी, इन डिफिशियंसी होगी तो गर्मी लगेगी। हमेशा समझिए, उल्टा उल्टा मतलब नॉर्मली उल्टा। चलिए आगे। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन, जिससे कि कमोबेश सारी लेडीज इसको आराम से पढ़वाइएगा, कोई आराम से थोड़ा सा समझ, ताकि सब लोगों को धीरे समझ में आते। ठीक है सर। तो इसमें ये मेंस्ट्रुएशन टॉपिक इसलिए आजकल हर एक छोटी बच्ची से लेकर मेनोपॉजल लेडीज तक सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही है। इसके बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम एक बार देखते हैं। तो जनरली हम जानते हैं कि मासिक का जो नॉर्मल जो टाइम होता है किसी भी लेडीज में वह 28 डेज प्लस या माइनस, कहने का मतलब या तो 26 दिन या 30 दिन, इसके बीच में अगर आता है तो वह एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाना एक एबनॉर्मलिटी है, जिसमें कि देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है। यदि मासिक धर्म समय से पहले आता हो तो ऐसा 2 कारण से हो सकता है। 28 डेज से पहले अगर आ रहा है, 26 डेज से पहले आ रहा है, तो ये 2 कारण से हो सकता है। पहला तो है हीट इन ब्लड में हीट बढ़ गया हो, और डिफिशियंसी ऑफ की डिफिशियंसी की वजह से यह मासिक धर्म पहले समय से पहले आता है। तो इसमें हम देखेंगे लीवर हीट के पॉइंट है। पहले हीट इन ब्लड में लीवर हीट के पॉइंट है Li2, लीवर 2, लीवर 3, गॉल ब्लैडर 13, गॉल ब्लैडर 20, और इस सब सारे पॉइंट को हम ये हीट बढ़ जाने की वजह से सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। हीट की वजह से हुई तो ब्लड हीट इन ब्लड माने क्या हुआ? हीट बढ़ी तो उसने पहले ही मूवमेंट करा दिया, हीट ब्लड ही तो निकल रहा है, तो उसने क्या किया? उबाल, इसको इस तरह समझिए, उसने उबाल दिया और बाहर पहले निकाल दिया, इसलिए वो पहले आ गया। इसलिए डिफिशियंसी ऑफ की माने की काम क्या है? ठीक से परिचालन करना। तो ठीक से परिचालन करने में वो असफल हुई तो डिफिशियंसी ऑफ की है, इसलिए पहले जो नॉर्मल समय था उससे पहले आ गया। इस रूप में अपने को इंटरप्रेट कर लीजिए, तभी आपको जल्दी समझ में आएगा। पहले आया इसका मतलब हीट इन ब्लड होगी, या
आपका डिफिशिएंट है की का काम क्या है, एक समय से परिचालन करना, एक समय से जो भी चीज आ रही है उसको ठीक से करना, यानी डिफिशियंसी है इसलिए वो पहले आ गया, पहले से मूवमेंट हो गया ये। और सर की कौन सी होगी, कैसे पहचानेंगे जी की कौन सी होगी? अब वो उसके चैप्टर इसी का ट्रेटाइज 7 का चैप्टर 16 है। एक सेकंड, 16 आप लोग 16 वाला नहीं पढ़ा है बाय द वे, एक 16 है वो भी हम लोग पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे लेकिन बाद में पढ़ाएंगे। 16 है, कोई बात नहीं, ये और एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन है, इसमें आपको ब्रेन को पढ़िए और इसमें आपको यूट्रस को एक नोट कर लीजिए आप लोग, यूट्रस को चैप्टर 16 में 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन्स में माना गया है। ये यंग ऑर्गन हम लोग जानते नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये यूट्रस भी एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, यंग ऑर्गन को कहा गया उसको पढ़िएगा, ये जरूर पढ़िएगा, पेज नंबर 190 से 193 तक। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दो डिफिशियंसी के जो फीमेल डिजीजेस के एक आध क्लास जो और भी ले लेंगे स्पेशल क्लासेस में, लेकिन लेंगे जरूर, ताकि जो है आप लोगों को और क्लियर हो जाए। इसको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, आपको सबको जानना, ये इस पर जरूरी नहीं है कि क्यों लेडीज जाने, ये जेंट्स मेल सबको, हमको चाहिए कि सबको जाना। कोई भी आपको पेशेंट आ रहा है तो हमको उसी तरह ट्रीट करना है जैसे कि हम मेल या फीमेल कोई भी है, ठीक है? ठीक है सर। फिर मासिक धर्म सर्वदा अगर विलंब से होता हो, लेट से होता हो, एक तो जल्दी का रीजन देखा हमने, अगर लेट से होता हो तो ऐसे में डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, और इसके 3 कारण हो सकते हैं, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड और स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड। हाँ, डिफिशियंसी नॉर्मल क्यों ब्लड, अगर ब्लड ही नहीं होगा तो निकलेगा क्या भाई? विलंब से आने का मतलब अगर ब्लड ही डिफिशिएंट है, उसको यूट्रस को हमेशा चाहिए कि ब्लड हमेशा पास ब्लड से भरा रहे। अब अगर वो नहीं कोई काम कर रहा, कोई कर रहा, लीवर उसके तमाम जिम्मेदार है। आपके चौंग आपको कौन सा बोलते हैं, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन एंड चौंगमो दोनों जिम्मेदार है उसके लिए। तो अगर डिफिशियंसी ऑफ ब्लड है प्लस ब्रेन जिम्मेदार है उसके लिए, ब्रेन भी जिम्मेदार है, ऐसा नहीं ब्रेन बहुत जिम्मेदार है, तो डिफिशियंसी ऑफ ब्लड अगर है तो हमेशा विलंब से आएगा, क्योंकि आपके शरीर में रक्त ही नहीं है। स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड रुका है तो कहीं पर, लेकिन किसी जगह रुक गया तो निकल ही नहीं पा रहा है वो, तो वो एक कारण हो सकता है। स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड ठंडक कितनी बढ़ गई, मतलब है कहीं रुक गई है, तो ठंडक अगर रुक गई है तो यानी ठंडक अगर इसी जगह रुकी हुई है तो उस अपने काम को नहीं होने दे रही है, ये भी कारण। चलिए, तो इसमें प्रोटोकॉल देंगे हम डिफिशियंसी ऑफ ब्लड के कंडीशन में लीवर 3, लीवर 8, K3, UB17, UB18, UB20, UB23, LI4, गॉल ब्लैडर 20, GB16, GB20, CB6 और SP6 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। और जनरली लेडीज में डिफिशियंसी ऑफ ब्लड का ही केस होता है। अगर ये प्रोटोकॉल से अगर असर नहीं होता है तब हम ये दोनों प्रोटोकॉल, नीचे वाले दोनों प्रोटोकॉल भी देखकर उनके हालत में सुधार करेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड। लीवर ब्लड डिफिशियंसी नॉर्मल एक होता है, नोट कर लीजिए, लेडीज में लीवर ब्लड डिफिशियंसी होती है, और अगर यंग कोई है लड़के लड़की, दोनों लड़के लड़कियों में तो हार्ट ब्लड डिफिशियंसी अधिक होती है। नॉर्मल बात करो। स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड के कंडीशन में प्रोटोकॉल देंगे लीवर 3, गॉल ब्लैडर 34, UB17, UB18, SP10 सारे पॉइंट को सेडेट करेंगे और CB6 को हम टोन करेंगे। फिर स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड, स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड के केस में प्रोटोकॉल देंगे CB3, CB4, CB6 और SP6 सारे सेडेट करेंगे, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर कभी जल्दी कभी देर से अगर इरेगुलर मेंसेस हो तो इसके भी 3 कारण होते हैं। पहला है स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की, दूसरा है स्टेग्नेशन ऑफ लीवर ब्लड, तीसरा है स्प्लीन डिफिशियंसी। तो स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की, लीवर में अगर स्टेग्नेशन हो गया की का, तो ऐसे कंडीशन में लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 34, ट्रिपल बार्बर 6 और पेरिकार्डियम 6 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। स्टेग्नेशन बहुत बड़ा कारण, मुख्य कारण यही है। जब भी कभी आपको इरेगुलर होगा तो मुख्य कारण नंबर 1 पे मतलब आप 90% केसेस में
स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की होगा। इसलिए कितना बढ़िया ये प्रोटोकॉल, बिल्कुल याद कर लीजिए सब लोग, मेल फीमेल सभी लोग याद करें। ये मेल के लिए अगर ड्रिंक कोई कर रहा है तो लीवर 3, 13, 14, GB34, TW6, P6 ये यूज कर दीजिए और आपको देखिए बहुत तत्काल फायदा हो जाएगा। लेडीज के केस में अगर इरेगुलर की बात करें तो तुरंत स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की लगाइए। ठीक है। स्टेग्नेशन ऑफ लीवर ब्लड, ऐसे केस में लीवर 3, गॉल ब्लैडर 34, यूरिनरी ब्लैडर 17, UB 18, SP 10 सबको सेडेट करेंगे और CV6 को टोन करेंगे। स्प्लीन डिफिशियंसी, इस केस में SP4, ST 25, ST 44 और CV 9 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है मासिक स्राव की मात्रा, नॉर्मल फ्लो, जनरली नॉर्मल फ्लो हम देखते हैं 3rd से 4th डे में कम हो जाता है, फिर डे तक जाते जाते बंद हो जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो ऐसे कंडीशन में समझेंगे कि ज़्यादा रक्त बहना 2 कारण से हो सकता है। पहला हीट इन ब्लड और दूसरा की डिफिशियंसी। दोनों को अभी हमने देखा था। हीट इन ब्लड के केस में भी वो सही ढंग से ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो होगा और की डिफिशियंसी के केस में भी वो सही ढंग से सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा, ज़्यादा ब्लड निकलेगा। ऐसे में हीट इन ब्लड के केस में माइग्रेन का हम प्रोटोकॉल देंगे, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे और की डिफिशियंसी के केस में सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। लीवर 2, 3, 6, लीवर 2, 3, 8, 14, LU5, UB 18, 19 और LU 9 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। कम रक्त का बहना, तो ये ट्रेटाइज 20 में ये जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ 5 डेज होना चाहिए और 5 डेज में 80 ml लिखा हुआ है और फर्स्ट 3 डेज में 80% ऑफ 80 ml यानी 64 ये रेशो उन्होंने लिखा है। तो उसको भी ट्रेटाइज 20 आप पढ़िएगा तो उसमें देख सब मिलेगा। तो ये है वो भी लिखा उन्होंने। तो इससे इसके आधार पर थोड़ा सा एक आइडिया लग सकता है। ये भी है। तो हीट इन ब्लड, ज्यादा हीट इन ब्लड मतलब बाहर भगा देगा, हटा निकालेगा। और की डिफिशियंसी भी है तो वो डिफिशिएंट अपने काम को नहीं कर। ठीक। फिर है कम रक्त का बहना, ऐसा भी 3 कारण से हो सकता है। ब्लड डिफिशियंसी के केस में ब्लड ही नहीं होगा तो फिर डिफिशियंसी कम रक्त का बहना होगा। ऐसे में हम लीवर 3, 8, SP6, K3, UB 17, 18, 20, 23, LI4, GB 20 और गवर्निंग वेसल 16 सारे पॉइंट को टोन करेंगे। स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड में अगर स्टेग्नेशन हो गया है तो ऐसे में हम इस पॉइंट को सारे पॉइंट को लीवर 3, गॉल ब्लैडर 34, UB 17, 18, SP 10 सबको सेडेट करेंगे और एक पॉइंट CV6 लास्ट पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर अगर स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में CV3, CV4 को हम सेडेट करेंगे और CV6 और SP6 दोनों को हम टोन करेंगे। तो सर आज यहीं तक रहने दूं, 7:30 हो गया सर। हाँ ठीक अब ठीक है ना? हाँ, तो आप इसको एक बार रिपीट करना मैम, लास्ट वाला स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड। हाँ, स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड के केस में CV3 और CV4 को सेडेट करेंगे और CV6 और SP6 को टोन करेंगे। ये पिछले वाले में भी यही होगा जो आप पीछे आप पढ़े हुए ना, ये सर्वदा विलंब से हो तो ये भी इसी में यही पॉइंट लगेगा। CV3 पे वही उसी पॉइंट का रिपीटेशन है। देखिए ये पिछले पेज के 137 के पेज के जो पॉइंट है उसी की रिपीटेशन है ये। CV3, 4 सेडेट होंगे और CV6 और SP6 टोन होंगे। ठीक, उसी ये जो वहां प्रोटोकॉल है वहां भी पीछे वही है। तो हम लोग देखिए केवल हम लोग प्रोटोकॉल भी हम लोग को प्रोटोकॉल याद करना चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल को समझते हुए याद करना चाहिए। हम लोग समझ भी लेंगे तो हम लोग प्रोटोकॉल को कभी नॉर्मली जल्दी याद होगा और फिर भूलेंगे नहीं। 3-4 पॉइंट होंगे, 5-6 पॉइंट है, कुछ तो जरूर याद रहेगा। 3-4 पॉइंट याद रहेंगे। मान लीजिए 5 पॉइंट याद नहीं है, अगर 4 पॉइंट याद है तो मान लीजिए कभी कोई कागज नहीं, पत्थर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उतने पॉइंट तो लगा लेंगे, आपका काम तो चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग याद करेंगे और उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और अल्टीमेटली उद्देश्य हम लोग का सबका, जैसे सुधा मैडम है, सब लोगों का ज्ञान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अपने ज्ञान को ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर अपने ज्ञान को ट्रांसफर न करें तो जैसे आप स्टेग्नेशन है, स्टेग्नेशन ऑफ एनर्जी है। ये माने क्या है,
बोलिए। एनर्जी। और ज्ञान क्या है? एनर्जी। और ज्ञान क्या है? ज्ञान भी बांटना एनर्जी है। नहीं, ज्ञान क्या? ज्ञान खुद। ज्ञान तो हाँ जी। शब्द अर्थ है ना, तो अर्थ माने एनर्जी, शब्द माने तो कंटेंट, लेकिन अर्थ माने एनर्जी, ज्ञान माने एनर्जी। तो अगर ज्ञान अपनी एनर्जी को आप बढ़ाएंगे नहीं तो स्टेग्नेशन हो जाएगी, स्टेग्नेट कर जाएगी। तो स्टेग्नेशन आपको अच्छा नहीं माना जाता। कहीं मान रहे हैं हम लोग? अच्छा नहीं मान रहे हैं। फ्लो होना चाहिए, फ्री फ्लो, मूवमेंट में लगातार होना चाहिए। जितना आप मूवमेंट में करेंगे उतना आपका सर्कुलेट करेगा, उतना बढ़िया ज्ञान आपको होता रहेगा। तो यही खेमका सर चाहते थे, और इसीलिए वो कहते थे कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम लेते हैं। और प्रतिमा राय मैडम ने ज्वाइन कर लिया है, हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हम अभी आते हैं 5 मिनट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सब एक्सपर्ट होते जा रहे हैं ये लोग। तो हम लोग अभी चाय गुड्डा का भरोसा नहीं है। तू तो पी ले, आएगी दोनों ही एक संग से ही आएंगे, पापा और वो। खाने में रायता पी लेगा, रायता ही बनाऊंगा। हाँ 3 बजे पापा का आ गया था फोन मेरे पास। पापा से बात पापा ने कर दिया था मैसेज मेरे को। लेकिन 4 घंटे बजा दिया उसने, 4 घंटे टच कर दिए जाते हैं। क्या? 4 घंटे जब तक कर दिया हमको, 3 बजे निकले थे हम लोग वहां से। हाँ 4 घंटे में तो आ जाते हैं रोड से। तो एक ही गाड़ी थी रोड पे, पूरा खाली रहता है नहीं। बिल्कुल खाली रोड था आज, भी हाँ वैसे भी ये रोड ऐसे ज्यादा। जैसे फ्राइडे सैटरडे हम जब लास्ट हम गए थे तो बहुत भीड़ थी। तब तो 15 अगस्त की बहुत भीड़ थी। अभी तो बीच में है। तो 15 अगस्त की छुट्टियों का भी रहता है ना, लोग जाते हैं। लॉन्ग वीकेंड था तो हर संडे हर आदमी नहीं आता है। रेखा मैम आपका माइक खुला हुआ है। उसके बाद बिल्कुल खाली रोड। एक बार मैं और गुड्डा, उसने 3 घंटे या 3.5 घंटे में तो मैं घर पहुंचा दी, 2.5 घंटे में तो वहां से वहां ले आया था डोसा। 2 आदमी थे बढ़िया, अच्छा बातें करते करते आ गए। तो वो सब जॉब वाले होते हैं, सब जॉब वाले। गवर्नमेंट जॉब वाला था एक तो, उसने टोल टैक्स भी नहीं दिया उसने। हैं? टोल टैक्स फ्री उसको, कोई बड़ा ऑफिसर होगा। मतलब उसको गवर्नमेंट आईडी थी, अच्छा। बड़ा डिपार्टमेंट हाँ था। तो कोई वैसे डिपार्टमेंट का होगा, तो पैसे तो लगते हैं वैसे। कोई टोल टैक्स नहीं था। तो टोल टैक्स का पास निकाल दिया ना इन्होंने। जैसे कि हर बार जाने आने का 700 लगता है, 700 जाने 700 आने का लगता है। हाँ
700 तो अब पास निकाल के है साल का 3000 रुपया। वो ठीक है। 200 में जा सकते हो। कितने? 200 बार। अच्छा, 2 बार में कवर हो जाता है वो। हाँ रेखा मैडम बात माइक है। माइक अपना ऑफ कर लीजिए। रेगुलर वालों के लिए तो अच्छा है। तो मुझे जा रहे हैं ना तो वैसे है ही ये रेगुलर वालों के लिए। वो सुन नहीं रहे हैं, वो अपना फोन कहीं और होगा वो तो नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, तो फोन बीमार कहीं हो और गए रखा आप? होगा। हाँ बोल रही हूँ। हाँ, अरे रास्ते में मैम रिकॉर्डिंग भी चालू है। इसलिए लेकिन ये अच्छा हाँ, ये ये नहीं करना मुझको। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। हाँ आज रिकॉर्डिंग चालू है। ओहो नहीं, घर पे बंदे। अच्छा